Hello, welcome to this video. My name is मुश्तबा abdi और you can say T Sapphire. तो अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि HTML क्या होता है। HTML आपने सुना होगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम सुने, पाइथन, जावा वगैरह वगैरह, सी प्लस प्लस, सी, ठीक है, सी शार्प, ये सब के सब एक लैंग्वेजेस हैं। उसी तरह से एक HTML भी जो है वो एक लैंग्वेज है। क्या काम आता है? किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए या वेब पेज को मतलब कि आप डिज़ाइन तो नहीं कह सकते, डिज़ाइन का काम तो सीएसएस का होता है, लेकिन डिज़ाइन डिज़ाइन इन द सेंस मतलब कि उसमें आप कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, मतलब आपने जैसे जैसे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जिस जिस चीज़ से पढ़ना हम लोग को वही मैं खोलता हूँ डायरेक्ट। जैसे ये है आपका वेबसाइट, ये मैंने W3 स्कूल खोल रखा है, तो इसी में आपका मतलब मेन काम हम लोग यहीं से पढ़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा उससे जानेंगे। तो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, देखिए जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब वेबसाइट में क्या होता है, जैसे ये एक ऊपर में नैव बार दिया हुआ है, ठीक है, आपका ये नैव बार होगा, कहाँ पर क्या लिखा होगा, हेडिंग्स दे रखी हैं आपकी, ठीक है, और ये साइड बार है, इसमें कहाँ पर क्या है, तो ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाने के लिए आपका HTML का काम होता है, वो HTML के ज़रिए आप इसको दिखाते हैं। तो लेट्स सी, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं HTML। तो ये तो आपका होम है, इसमें तो कुछ रहता नहीं है आपका। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू HTML। देखिए व्हाट इज HTML, सबसे पहला सवाल तो ये कि HTML है क्या बेसिकली। HTML जो है उसका फुल फॉर्म जो है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H स्टैंड फॉर हाइपर, T स्टैंड फॉर टेक्स्ट, M स्टैंड फॉर मार्कअप और L स्टैंड फॉर लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये होता क्या, क्यों होता है? तो ये जो है वो एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस बनाने के लिए हमें एक जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसका नाम है HTML। तो HTML जो है वो आपका वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए काम आता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो हम लोग ये स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस को डिस्क्राइब करता है कि मतलब कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या क्या चीज़ उसमें रहेगी, क्या चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक साइड में आप देख रहे हैं ये ऐड आ रहा है, तो ऐड रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। ये नैव बार है, नैव बार रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें क्या क्या कॉन्टेंट्स आएंगे, कौन कौन से, मतलब जैसे ये बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके, ठीक है, यहाँ हेडिंग दी हुई है, ये सब हेडिंग है, ये मेजर हेडिंग है, तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या नहीं रहेगी, तो उन सबको स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होंगे वो भी उसको भी बताने में काम आता है। एलिमेंट्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा, अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए आगे देखते हैं। ब्राउज़र को ये हेल्प करता है कि कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है, ठीक है, ये ऐड है, बेसिकली ये ऐड है, जैसे ये ऐड है, तो ये इमेजेस भी हैं इसमें कुछ, ये तो, हाँ ये इमेजेस हैं, ये थोड़ा आपका ये भी इमेज है, ये भी इमेज है, तो ये कैसे कैसे इमेजेस रहेंगी, कौन कौन सी इमेजेस रहेगी, वो सब आपको मतलब ब्राउज़र को बताता है, HTML बताता है कि कौन सी इमेजेस डिस्प्ले करना है और कहाँ पे करना है, ठीक है। उसी तरह तरीके से यहाँ पे इसमें आपके हेडिंग्स रहती हैं, पैराग्राफ रहती हैं, लिंक्स रहती हैं, आपने देखा होगा वेबसाइट में, जैसे यही एक वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हैं। बाकी सब चीज़ों के बारे में हम आगे भी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या आएंगे, एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगला है हमारा HTML एडिटर। अच्छा ये क्या है, ये मतलब कि बता रहा है हम लोग नोटपैड या फिर टेक्स्ट एडिट कोई भी ऐप हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे उसमें। नोटपैड तो बहुत बेसिक सा हो जाएगा, नोटपैड की जगह हम लोग यूज़ करेंगे आपका क्या नाम है, VS कोड, ठीक है। VS कोड जब हम लोग अभी चलते हैं तो उसमें दिखाऊंगा कि VS कोड होता क्या है, किस तरह काम करता है। हालांकि कुछ है नहीं, सब ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब कि नहीं आए, आ जाएगी आपको सबको। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, कि आगे देखते हैं कि हाँ आवाज़ क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है। तो अगला हमारा टॉपिक जो है वो है HTML बेसिक्स एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखिए हमेशा क्या है ना, डॉक्ट आप HTML को देखिए फॉर्मेट क्या होता है। आइए मैं पहले फॉर्मेट पे चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। अच्छा यहाँ पे मैंने VS कोड खोल रखा है, इसमें मैं पहले एक फाइल बना लूँ इंडेक्स नाम करके। इनिशियल जो फाइल होती है वो इंडेक्स नाम से ही होती है, होम पेज जिसे कहते हैं। तो इंडेक्स डॉट HTML एक्सटेंशन है इसका, इसलिए हम लोग डॉट HTML लगाएंगे यहाँ पर। और अब इसमें शुरू करते हैं हम लोग अपने, कोडिंग तो नहीं कहेंगे, बस समझाने के लिए कि बेसिक क्या होता है। देखिए आपका एक होता है डॉक टाइप, ये मैंने खोला। देखिए इसमें क्या है, आपका क्या क्या है,
तो अब हम लोग जानते हैं ये VS कोड हमने इसमें HTML एक इंडेक्स फाइल बना ली, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसमें क्या क्या है ना पढ़ना। हम लोग पढ़ेंगे डॉक टाइप HTML। देखिए डॉक टाइप HTML क्या है, वो डॉक्यूमेंट को डिक्लेयर करने के लिए काम आता है कि मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो किस फॉर्मेट में रहेगा। तो HTML फॉर्मेट में है, ठीक है। तो डॉक टाइप हम लोग वो एक ऊपर में एक टैग हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग एक HTML टैग से स्टार्ट होता है। बेसिकली जो मतलब मेन जो स्टार्टिंग है वो HTML टैग से स्टार्ट होता है। तो HTML टैग हम लोग एंड और क्लोज लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसके अंदर आते हैं आपकी बॉडी, उसके अंदर आपके आते हैं हेड, तो ये वगैरह वगैरह ये सब आता है, ठीक है। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन हम लोग देखते हैं। तो डॉक टाइप डिक्लेरेशन को ये सिर्फ ऊपर में एक लगाएंगे, इसमें एंड टैग नहीं होता इसका। तो हम लोग जैसे लगा के दिखाता हूँ आपको, कैपिटल में रहता है ये डॉक टाइप स्पेस HTML क्योंकि है ये, ठीक है। अब देखिए टैग खुल गया, तो ये आपका लग गया डॉक टाइप, ठीक है। उसके बाद आपका मैंने बताया था HTML टैग रहता है, ठीक है। उस HTML टैग के अंदर आपका एक होता है हेड, ठीक है। और इसमें स्पेस नहीं देता हूं मैं। और HTML टैग के अंदर आपका होता है बॉडी, बॉडी के अंदर होता है आपका कंटेंट, ठीक है। HTML टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे बात खत्म, ठीक है। और सबका एक क्लोजिंग और स्टार्टिंग और क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक। तो यहाँ पर आपका है, अब बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे हेडिंग्स होती हैं बहुत सारी उसमें, ठीक है। पैराग्राफ होते हैं, लिंक्स होती है, इमेजेस होती है, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं, आगे क्या है। हाँ, अब अगला है एलिमेंट्स, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बताना चाह रहा था आपको कि एलिमेंट्स क्या है। तो एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो टैग से डिफाइन किया जाता है। मतलब कि आपका कोई भी चीज़ अगर टैग में आप लिख रहे हैं जो, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग एलिमेंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लिया, हाँ आप जैसे यही ले लीजिए, हाँ ये लिखा तो है मैंने देखा ही नहीं, स्टार्ट टैग H1, एंड टैग, ठीक है, H1 का ये है दिया हुआ। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया आपका, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर इस पे बॉडी के अंदर आए डायरेक्ट, H1 जानते हैं हेडिंग 1 के लिए होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए 1 हम लोग यूज करते हैं, तो हेडिंग 1, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हाय आई एम, डी सफायर, ठीक है। तो हाय आई एम डी सफायर, तो ये पूरा जो आपका क्या हो गया H1 से लेकर के एंड, स्टार्टिंग H1 से लेके एंडिंग H1 तक क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट हो गया, तो इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। उस तरफ पैराग्राफ भी आता है, तो पैराग्राफ स्टार्ट से लेके एंड तक में जो भी एलिमेंट्स, मतलब कि जो भी कंटेंट अंदर आएगा वो आपका पूरा पूरा एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगला है कि नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं। नेस्टेड एलिमेंट्स आपका हो गया, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड एलिमेंट्स, फॉलोइंग एग्जांपल्स, ठीक है। क्या नाम है, जो एलिमेंट्स आपका जैसे कि आपको मैं इस VS कोड पे वापस ले जाऊं। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि किसी भी क्या कहते हैं कि आपका स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है, उन दोनों के बीच में जो भी कंटेंट आ रहा है आपका वो क्या होगा, वो एलिमेंट पूरा कहलाएगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे गौर से देखिए तो HTML यहाँ पे स्टार्ट टैग है, ठीक है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक और इसके अंदर कंटेंट है, तो ये क्या हुआ, पूरा पूरा एक एलिमेंट हुआ। नेस्टेड का मतलब कि एक के अंदर एक और, ठीक है, एक के अंदर एक और होना। तो उसी तरीके से आप देखिएगा यहाँ पे जैसे हेड, इसके अंदर हेड टैग भी खुला है, बॉडी टैग भी खुला है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या हुआ, नेस्टेड आ रहा है कि नहीं, इसके अंदर एक और एलिमेंट है, हेड भी एक एलिमेंट है। अभी इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है, बाद में लिखेंगे जब हेड के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी टैग है, तो ये भी एक आपका एलिमेंट है कि नहीं। उसके अंदर भी एक और एलिमेंट है H1 करके, H1 वाला, ठीक है। लाइन नंबर 4 भी एक एलिमेंट है, लाइन नंबर 4 से 6 भी एक एलिमेंट है, लाइन नंबर 5 भी एक एलिमेंट है, और उस पूरे कवर किया हुआ है एक HTML वाला एलिमेंट, समझ रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं नेस्टेड एलिमेंट। तो बहुत सारे हमारे नेस्टेड एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक एलिमेंट के अंदर और एलिमेंट्स आना, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को आना, वो कहलाता है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को आना वो कहलाता है नेस्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो कोई
प्री डिफाइन नहीं होता, आप उसमें बना सकते हैं। तो जैसे कि और हम आगे देखें तो और इसमें क्या काम की चीज़ है। हाँ, वहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग दे रखी है कि कभी भी आप क्या कहते हैं एंड टैग को मिस नहीं करना चाहिए। जैसे अब वीएस कोड हो गया या आपका नोटपैड हो गया, उसमें अगर आप एंड टैग नहीं भी लगाते हैं तो जैसे बॉडी का आपने नहीं लगाया या फिर एचटीएमएल नहीं लगाया तो चल जाता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। एक हर चीज़ वो तो आपका मतलब कि समझ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ समझे ही। तो आप कभी भी भूलें नहीं एंड टैग लगाना, तो एंड टैग लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये तो इसमें नहीं काम करता, लेकिन जो नेस्टेड एलिमेंट्स जैसे पी टैग में, ठीक है, पैराग्राफ टैग में, अगर जैसे मान लिया हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, शायद हो सकता नहीं समझे। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे नहीं लगाया आपका H1 क्लोज नहीं किया, ठीक है, उसके नीचे हमने दूसरा टैग ले लिया पी टैग, हमने उसको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। लिखते हैं दिस इज माई लैपटॉप, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, अच्छा पहले आपको दिखा दो दोनों फर्क। मान ली मैंने यहाँ पे लगाया, मैंने सेव किया इसको, ठीक है, और इसको मैं रन करवाता हूँ लाइव सर्वर से, तो आ क्या रहा है। जब दोनों कंडीशन देखें तभी तो समझ में आएगा फ़र्क क्या है दोनों में, ठीक है। हाई आई एम डी सफ़र, ये कैपिटल में आया, ये मतलब कि आपका हेडिंग के फॉर्म में आया, देखिए बोल्ड है, ठीक है। और दिस इज माई लैपटॉप, ये पैराग्राफ के तरह आया, ठीक। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से आपका एंड टैग उसने कहा था हटाने को ना, नहीं हटाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, तो H1 का मैं हेडिंग का मैं हटा दूँ, इसको मैंने सेव किया और देखूँ यहाँ पे क्या आ रहा है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि वो H1 क्लोज हुआ नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने इसको भी H1 के अंदर मान लिया, मतलब समझ रहे हैं। देखिए H1 भी एक क्या कहते हैं, इसने नेस्टेड एलिमेंट की तरह इसको ट्रीट किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्योंकि H1 क्लोज नहीं, तो उसने जितने भी उसके नीचे लिखा जाएगा, यहाँ पे आप जितना लगा लीजिए, चाहे जो भी लिख दीजिए, सब के सब, अरे कमेंट हो गया, लिख दीजिए, जितना भी लिख दीजिए, सब के सब आपका H1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपका क्लोज ही नहीं हुआ है। देख रहे हैं आप, सबके सब बोल्ड हो, सबके सब हेडिंग में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसलिए लगाना ज़रूरी हो जाता है। और हाँ, जिसकी मैं कह रहा था ज़रूरत शायद ना पड़े आपको, वो मैं था, वो क्या था, वो मैं इसकी बात कर रहा था। मान लिया आपने HTML नहीं लगाया, ठीक है, HTML एंड नहीं किया, ठीक है, आप लगाना भूल गए, तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते नहीं चलेगा, तब भी चल जाएगा, देखिए चल रहा है आपका सही से। तो लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ठीक है, इसको कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा था, तो इसलिए कहा गया था, इसमें कहा गया है कि आप कोई भी मतलब कि एंड टैग मिस मत करें, वरना उसके नीचे जितने भी होंगे सबके सब वो मान लेगा उसी का। अच्छा एक होता है, एक कुछ हाँ, कुछ एम्प्टी HTML एलिमेंट्स भी होते हैं, मतलब कि उसमें मतलब आप कुछ लिखते नहीं, उसके बाद उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे कि मान लिया आपका एक होता है BR टैग, BR टैग किस लिए होता है, BR टैग होता है लाइन चेंज करवाने के लिए, पैराग्राफ में आप लिखते हैं ना, अब उसके बाद आप एक और दूसरा, मान लिया आपने एक लाइन लिखी, उसके बाद आप चाहते हैं कि पैराग्राफ चेंज हो, बीच में स्पेस आए, स्पेस तो आना ज़रूरी है, स्पेस रहता ही तभी तो चेंज करवाएंगे, या लाइन चेंज करना, तो आप लाइन चेंज करने क्या यूज़ कर सकते हैं, आप BR टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसी का आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग सबके बारे में, ठीक है। जैसे दिस इज माई, आप सोचते हैं माई के बाद आपका आ जाए एक ब्रेक, लाइन ब्रेक हो जाए, तो ब्रेक के बाद ब्रेक के लिए हम लगाते हैं BR टैग, ठीक है, सेव किया और अब हम चेक करते हैं क्या हुआ। हम्म तो हमने पाया कि दिस इज माई, लाइन ब्रेक हो गया, लैपटॉप आपके दूसरी लाइन में आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये BR टैग लगाया जाता है। तो ये BR टैग का वो हो गया। अब अगला जो है, तो हाँ ये भी क्योंकि क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं ना, कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग था ये, मतलब कि खुद ही अपने आप से खुल के खुद ही बंद, खुद में बंद हो गया, ठीक है। क्योंकि आप इसका देखें कोई एंड टैग तो नहीं, एंड टैग जनरली आपने देखा होगा कैसा होता है, जैसे बॉडी का एंड टैग हुआ एक स्लैश लगा करके, फॉरवर्ड स्लैश लगा करके हम लोग ने बंद कर दिया, ठीक है। हेड का फॉरवर्ड स्लैश लगा के बंद कर दिया, बॉडी का लगा दिया, HTML का लगा दिया, सबका है, P का है, H1 का है। तो ये सब में क्या कहते हैं आपको एंड टैग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे BR हमने देखा, यहाँ पे BR का हमने कोई वो नहीं किया, लगाया नहीं, मतलब कि फॉरवर्ड स्लैश लगाया, कोई दूसरा टैग नहीं खोला, दूसरा टैग मतलब नहीं बना, मतलब ऐसे नहीं लिखा, मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं लिखा, ठीक है। तो नहीं लिखने के पीछे वजह क्या थी, नहीं इसके पीछे देखा, वो उसने कबूल ही नहीं किया, उसने माना ही नहीं, समझ गया कि आप कुछ गलत लिख रहे हैं, तो क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो ये भी आपका एलिमेंट में एम्प्टी इसको एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि अंदर कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये एक एम्प्टी एलिमेंट कहलाता है। और आप लिख भी कह सकते हैं, जब तक आप एंड टैग नहीं लगाएंगे तब तक आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते, कोई भी एलिमेंट आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। और जिसका वो एलिमेंट होता ही नहीं है, क्या नाम है, और जिसका जिसका एंड टैग होता ही नहीं है, तो उसका आप एलिमेंट कैसे बनाएंगे,
लेकिन उसके बाद भी उनको कहा गया एम्प्टी HTML एलिमेंट। हाँ, अगली जो यहाँ पे लाइन कह रही वो है कि HTML जो है वो आपका केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि वो आपका कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। टैग्स जो ऑलरेडी प्री डिफाइन है या फिर जो आप डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइन होते हैं या बाद में डिफाइन करते हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता क्या कहते हैं कि आपको क्या नाम है, अगर आपने जैसा आपने अभी तक देखा होगा जितने भी मैंने टैग लगाए हैं, जितने भी टैग लगाए हैं सबके सभी स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, ब्लॉक टाइप छोड़ दी, वो तो डिक्लेरेशन के लिए होता है। जितने भी ये टैग लगाए थे, HTML हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया, H1P1 हो गया, तो ये सब क्या है आपके क्या कहते हैं स्मॉल लेटर्स में लिखे गए। अब ऐसा नहीं है कि क्या कहते ऐसा नहीं है कि इसमें आप अगर कैपिटल लेटर में लिख देते हैं H को या P पैराग्राफ टैग में B को, तो आपका क्या कहते हैं वो छोटा, वो मतलब कि वो सही से काम नहीं करता, ऐसा नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा है ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो आप अगर चाहें तो आप कैपिटल में भी लिख दें। अच्छा इसको छोड़िए, H1 को दिखा ताकि फर्क भी पड़े ना, दिखने भी आए कि फर्क पड़ रहा है कि नहीं। अब एक पैराग्राफ में छोटे से क्या ही दिखेगा। ठीक है, और ये कैपिटल किया, इसको सेव किया। देखिए कोई फर्क पड़ा, हेडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता ही नहीं। आप कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन मैं इसको वापस स्मॉल कर दूं, क्यों? क्योंकि देखिए सबका एक मतलब तरीका होता है, भले उससे फर्क नहीं पड़ा लेकिन हम लोग फिर भी उसको नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए स्मॉल लेटर में होता तो स्मॉल लेटर में लिखिए तो ज़्यादा बेटर, अच्छा भी लगता है ना। बड़े में ज़्यादा बकवास लगता है देखने में, सीधी सी बात। तो अरे कहाँ गए मेरा, हाँ ये रहे फाइल। तो इसलिए केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो आप कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, लेकिन वही है स्मॉल में लिखिए। रिकमेंडेड है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि बट रिकमेंड्स, W3 स्कूल रिकमेंड करता है कि आप लोअर केस में ही लिखें HTML टैग्स को। ठीक है, चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है टॉपिक? अगला टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट्स। हाँ, एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स जो होता है वो आपका क्या नाम है एलिमेंट्स होता है, मतलब कि क्या कहते हैं जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको एट्रीब्यूट, मतलब उसमें एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं। होता क्या है देखिए, एट्रीब्यूट क्या होता है कि आप जैसे मान लिया आपने एक टैग लिया, ठीक है, टैग के अंदर अगर आप कोई उसकी प्रॉपर्टी मेंशन कर दें कि ये प्रॉपर्टी है तो उसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा कि जैसे एक href एट्रीब्यूट है, किसका? ये है एट्रीब्यूट आपका एंकर टैग का। एंकर टैग क्या होता है? एंकर टैग होता है आपका लिंक्स को मतलब कि ऐड करने में के लिए, आपके वेब पेज पे ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग का। ठीक है, जैसे p टैग यूज़ करते हैं हम लोग पैराग्राफ को ऐड करने के लिए, h टैग यूज़ करते हैं हम लोग यानी H1 H2 H3 वो यूज़ करते हैं आपका क्या कहते हैं हेडिंग्स को ऐड करने के लिए। उसी तरीके से आपका एंकर टैग यूज़ होता है लिंक्स को ऐड करने के लिए। तो एंकर टैग यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें एक आपका एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या है एंकर टैग में? href। ठीक है, ये काम ये आपका एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो किसी भी टैग के अंदर अगर अलग से कोई प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं या फिर कोई पाथ डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये आपका आगे चल के बहुत यूज होता है, एट्रीब्यूट का बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एट्रीब्यूट के एंकर टैग की बात की है तो एंकर टैग का इस्तेमाल भी करके दिखा देता हूँ मैं। तो एंकर टैग जैसे मान लिया हमने लिखा यहाँ पे एंकर टैग ऐसे होता है, देखिए href है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक लिंक मेंशन करनी है। मतलब आप चाहते हैं कि कोई बंदा इस पे क्लिक करे, उस लिंक पे क्लिक करे तो वो उस फला वेबसाइट पर या फला पेज पर पहुंच जाए। तो काम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग जैसे एक हम लोग लिंक कॉपी करते हैं कि कहाँ पे आना चाहते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैंने इसी की लिंक ले ली, या इसके नहीं तो फर्क समझ में शायद नहीं आए। मान लीजिए मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, क्या लें हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख दिया साउथ अफ्रीका। चलिए विकिपीडिया का हम लोग लेते हैं। ठीक है, विकिपीडिया की हमने वेबसाइट खोल रहे हैं हम लोग। या बेस्ट एक तरीका मैं दिखाता, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपका, और वो है टुडेज क्रिकेट मैच। ठीक है, ये हम लोग खोला, ये पेज खुलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, या कोई ढंग की वेबसाइट से, गूगल सर्च के जगह हम लोग SVN का इस्तेमाल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई भी उस लिंक पे क्लिक करे तो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, ऐड आया है, ऐड हटाते हैं। तो हमने इस वेबसाइट की लिंक को कॉपी किया और अपने इस पर आए और href में हमने जाकर पेस्ट कर दिया उस लिंक को। ठीक है, तो वो लिंक पेस्ट हो गई। ठीक, अब हमने सेव किया, अब हमने वापस खोला अपनी वेबसाइट, देखा उस लिंक आई नहीं कहीं,
लिंक इसलिए नहीं है क्योंकि वो देखिए बैक एंड में आपकी लिंक आ गई है, लेकिन आपने कोई ना बटन बनाया है, ना आपने कोई उस लिंक का कोई मतलब कि आपने कुछ मेंशन ही नहीं किया कि हम लोग किस पे क्लिक करके लिंक आए। क्लिकेबल कोई चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। तो क्लिकेबल चीज़ वापस ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको अंदर एलिमेंट लगाना होगा। तो एलिमेंट लगाने के लिए आप यहाँ पे मतलब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये चीज़ देखा होगा, हम लोग जैसे लिखे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इसको एक काम करते हैं कुछ नहीं, हेयर मैंने लिखा, ठीक है। आपने जनरली देखा होगा कि हेयर, क्लिक हेयर, तो होता है सिर्फ हम लोग हेयर लिख रहे हैं, सेव किया हम लोग को, और यहाँ पे देखिए आ गया हेयर, ये आ गया एक क्लिकेबल वर्ड आ गया हेयर। तो अगर हम हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोग को पहुंचा देगा कहाँ, इस वेबसाइट पर। तो आप देख रहे हैं, अरे फिर ऐड आ गया, कितना ऐड कमाते हैं ये लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान का 142 पे 2 विकेट गिरा है, 35 ओवर में बहुत स्लो खेल रही है, लग रहा है जैसे टेस्ट खेल रही है। तो खैर हम लोग इसको बंद करते हैं। तो समझ में आया। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग मतलब कि एंकर टैग का काम होता है, लेकिन एंकर टैग हम लोग नहीं पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट का काम ये होता है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना या कोई पाथ को डिफाइन करना, ठीक है। उस तरह से सिर्फ एट्रीब्यूट एंकर टैग में होता है। उस तरह और भी एग्जांपल है आपका। एग्जांपल दूसरा आपका हो गया इमेज टैग का। इमेज टैग में भी आपका एट्रीब्यूट है SRC, जैसे यहाँ पे भी इसको पाथ डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। इमेज टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। एंकर टैग आपका सेल्फ क्लोजिंग नहीं था, इसमें एंड टैग भी होता है। तो जैसा हम इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो इमेज टैग का हम लोग का IMG होता है, ठीक है, इसका टैग का नाम, और SRC इसका एट्रीब्यूट होता है। इसमें एक और एट्रीब्यूट था, हाँ एक चीज़ और, आपका ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक एट्रीब्यूट हो, आपका एक एट्रीब्यूट से भी ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं किसी भी टैग में, ठीक है। तो SRC से हम उसका पाथ डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमने कोई इमेज ली, आज एक मैच कर लेते हैं। एक हम लोग ने वीडियो इमेज खोला, ये पहली इमेज ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग साफ थोड़ा करने के लिए, हाँ ठीक है, हमने सेव इमेज एज किया। इसमें एक ये भी है, ये हालांकि आप डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अभी मैं सिंपल दिखा रहा हूँ आपको, इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, क्यों यहाँ पे पेस्ट नहीं कर रहा, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। मेरे फोल्डर का नाम था HTML, लेकिन HTML फोल्डर मुझे दिख रहा है, क्यों नहीं दिख गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाके सेव कर दिया। टैब्स को मैं बंद करता हूँ और चलता हूँ मैं अपने इंडेक्स पेज पर। हाँ, तो ये आपका, अब मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका download.jpeg के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे उस लिंक मतलब उस पूरे नाम को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और सेव कर दिया। अब मैंने ऑल टैब से, अरे मेरी वेबसाइट की लिंक आ गई, अच्छा बंद हो गई, चलिए कोई बात है, मैं दोबारा खोल लेता हूँ यहाँ से, ओपन विथ लाइव सर्वर, और देखिए देख सकते हैं अब आप कि यहाँ पे वो इमेज आ गई, ठीक है। तो एंकर टैग में, अरे माफ करिए, इमेज टैग में आपका SRC एक एट्रीब्यूट है, उसका क्या काम है, उसमें आपको ये सब आप नाम दे सकते हैं, आप पाथ देते हैं उसमें, ताकि वो उस इमेज को वहाँ पे शो कर सके, ठीक है। उस इमेज की लिंक आपने एक तरीके से लिंक कह लिया, आपने पेस्ट करी। वैसे आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप ऑनलाइन करने के लिए आपको उस इमेज की क्या कहते हैं, लिंक को कॉपी करना पड़ेगा। जैसे हमने वेबसाइट की लिंक कॉपी की, तो वहीं से आपको आपका आपकी कॉपी होगी, वहाँ पे आप SRC पेस्ट कर दिए, तो आपकी ऑनलाइन इमेजेस भी आने लगेंगी। बस प्रॉब्लम इतनी सी रहेगी, जब आपका नेट नहीं चलेगा तो वो इमेज नहीं आएगी। उसी में आपका एक ऑल्ट एट्रीब्यूट भी है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आगे आएगा दोबारा। तो पढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे में हाँ, एक विड्थ और हाइट, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। विड्थ और हाइट इतना समझ लीजिए, ये भी एक एट्रीब्यूट होता है, इमेज के ही एट्रीब्यूट है। उसमें आप जब विड्थ और हाइट लिखते हैं, तो उसमें आपका मतलब कि उस इमेज का, अब जाहिर सी बात है जो अभी इमेज आई है यहाँ पर, ये बाय डिफॉल्ट क्या साइज है, हमने कोई साइज तो मेंशन किया नहीं, तो इसकी हाइट तो हमने दी नहीं थी। तो ये हाइट आप देख रहे होंगे, जो अभी मैंने इमेज उस टाइम खोली थी सेव करने के लिए, वो वही सेम हाइट है उसकी। यानी बाय डिफॉल्ट जो हाइट आपकी वेबसाइट पे जहाँ से आपने इमेज ली है, जहाँ से आपने सेव की इमेज, ठीक है, जो उस टाइम पे उसकी हाइट रहती है, वही हाइट और विड्थ यहाँ पे भी रहेगी, बाय डिफॉल्ट उतनी रहेगी। अब आपको अगर चेंज करना है अपने हिसाब से, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें इसमें क्या कहते हैं आएंगे वापस अपने VS कोड पर, और अब इसमें इमेज, इसमें हाइट और विड्थ लिख करके उसकी डिफाइन कर देंगे, हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी। ये सब हम अभी नहीं काम करेंगे, बाद में काम करके दिखाएंगे, ठीक है।
तो ऑल्ट एट्रीब्यूट अभी मैंने बताया था, अभी सब आगे बढ़ेंगे इसके बारे में क्योंकि आगे है, अभी इसलिए पढ़ने का कोई फायदा नहीं, इतना समझ लिए कि होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट, हाँ, पी टैग में आपका एक एट्रीब्यूट है स्टाइल एट्रीब्यूट, आप पी टैग में लगा सकते हैं या एच टैग में लगा सकते हैं, किसी भी टैग में लगा सकते हैं। तो ये आपका एक स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है काम, स्टाइल एट्रीब्यूट का काम होता है, मतलब एक समझ लीजिए ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये सीएसएस का बेसिकली काम है, ठीक है। तो आप जब सीएसएस पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन बाद में थोड़ा पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि हम लोग समझना एट्रीब्यूट के बारे में, ना कि उस एट्रीब्यूट में क्या क्या है, कौन कौन सा एट्रीब्यूट है उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, ये आपका एचटीएमएल लगाया जाता है जब आप लैंग्वेज कोई, वैसे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, जैसे आपको उर्दू में करना है, अरबी में करना है, तो आप वहाँ पे लिख देंगे, वो कोड एक होता है, स्पेसिफिक कोड होता है, आप उस स्पेसिफिक कोड को पास करेंगे तब वो उसमें शो करेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस तरह से एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है, ये आपका क्या कहते हैं, ये टाइटल एट्रीब्यूट जो है वो कहीं भी ले सकता है, जैसे कि टाइटल एट्रीब्यूट आपको मैं दिखा देता हूँ, वैसे दिखाना नहीं चाहिए था। हाँ देखिए, यहाँ पर आप देख, जैसे मैंने सर्विस पे ले गया, मैंने क्लिक नहीं किया, यहाँ पे आ रहा आवर सर्विस लिखा हुआ, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आया था टूल टिप जिसे कहते हैं। तो वो भी एक एट्रीब्यूट है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, एट्रीब्यूट्स टैग में यूज होते हैं सिर्फ, और कहीं नहीं यूज हो सकते, ठीक है। हाँ, एट्रीब्यूट जो होता है आपका डबल कोट्स में होता है जनरली, ठीक है, डबल कोट्स में लिखा जाता है, और कुछ सिचुएशन में आपके सिंगल कोट्स भी यूज हो सकते हैं। आपका जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल कोट से डबल कोट्स में यूज किया गया है। और यहाँ पे कैच छूट गया इंडिया की तरफ से, 2 रन ले लिया गया, बहुत मुश्किल कैच था वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हर तरह छूट गया, आगे क्या है, आगे आगे व्हाट्स नेक्स्ट, हेडिंग्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटेल में पढ़ना कि क्या क्या हेडिंग है, क्या है पैराग्राफ है, उनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। हेडिंग्स क्या है, देखिए हेडिंग कुछ नहीं है, हेडिंग आपका क्या कहते हैं, वही हेडिंग देने के लिए काम आता है। अच्छा, वहाँ पे मैंने आपने सुना होगा जब मैं H1 लगा रहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने एक वर्ड कहा होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा था, देखिए 1 क्या है, 1 है तो 2 भी होना चाहिए, 2 है तो 3 भी होना चाहिए, तो वो सही बात, 2 है, 3 है, 4 है, ये 6 हेडिंग्स होती टोटल आपके HTML में प्री डिफाइन। इसमें आपका क्यों होती है, फिर 6 होती है क्यों, देखिए यहाँ पे आप इस इमेज से समझ रहे होंगे, क्या है कि जो हेडिंग 1 होती है, ठीक है, वो हेडिंग 1 जो होगी सबसे जो इंपॉर्टेंट आपको हेडिंग रखनी है, वो आप H1 टैग में रखेंगे। ज़रा एक बार मैं ज़रा चेक करूँ वीडियो सही चल रही है कि नहीं, हाँ सही चल रही है। तो H1 टैग में आप रखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, उससे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आप रखते हैं H2 टैग में, उससे लिस्ट H3, और उसी तरीके से एकदम, मतलब कि सॉरी, एकदम से जो लीस्ट होती है इंपॉर्टेंट, मैंने वोकैबुलरी गलत यूज़ कर दिया, वो H6 में रखते हैं आप, जो एकदम कम होती है, ठीक है, सबसे कम इंपॉर्टेंट जो होती है, तो आप H6 में रखते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट H1 में होती है। ठीक, और यहाँ विकेट आ गया अक्षर पटेल के नाम पर, मोहम्मद रिजवान को आउट कर दिया, आखिरकार टेस्ट इनिंग खत्म तो हुई, बहुत ख़राब खेल रही है पाकिस्तान, या बोल्ड कर दिया, बहुत सही। खैर, तो वही मैंने बताया, तो वैसे ही होता है, बस आप कुछ नहीं करना होता, H1 H2 H6 बनाते, जैसे मैं आपको उसको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। H1 तो आपने अभी देखा होगा, मैं एक बार आपको फिर दिखा दूँ कितना बड़ा था, ठीक है, H1 था ये, ठीक है, H1 था ये, H1 टैग में रखा था मैंने। अब दिखाता हूँ आपको H6 लाइव कि H2 से H1 से कहाँ गया मेरा H1 टैग, हाँ ये रहा, से H6 तक आपको कितना आता है। अब मैंने रखा H2 में, ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, डायरेक्ट इतना सारा कौन लिखेगा, शिट, दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, मैं H3 भी सब लगा देता हूँ, तब उसके बाद दिखाऊंगा आपको एक साथ खोल करके। इससे आपको क्या होगा ना, साइज पता चल जाएगी कि इसका कितना फॉन्ट बड़ा है, फॉन्ट साइज इसका कितना छोटा है। ये आ गया H6 आपका लास्ट, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने पेज के ऊपर, और आप देख सकते हैं साइज क्या है, सबसे बड़ा ये है, सबसे उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो H6 जो देख रहे हैं आप बहुत छोटा है, मतलब कि हद तो ये है कि वो आपका पैराग्राफ से भी छोटा है,
ठीक है, पैराग्राफ के बराबर आपका ये हो सकता है, और ये आपका कौन सा नंबर है, 4th नंबर। H4 जो है वो आपका पैराग्राफ का ही तकरीबन तकरीबन है, ये H4 या H6 कह सकते हैं, H5 आप कह सकते हैं, H4 भी नहीं। तो ये होता है उसके लिए, ठीक है। और जिसका जो काम है वही करना चाहिए, मतलब क्या अभी मैंने ये जो बोला है H5 जो है आपका H5 जो है पैराग्राफ के बराबर, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा H5 के अंदर ही आप पूरा पैराग्राफ वाला कंटेंट लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखिए सब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबका एक तरीका होता है, तो तरीका ही से किया जाए तो अच्छा होता है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग थिंग एक ये है कि अगर हम यहाँ पे H7 लिखें तो देखिए कोई टैग आया ही नहीं, क्यों? रिकमेंडेशन में कोई आया नहीं, क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, H6 तक ही डिफाइन है। और अगर हम ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करें इसको तो क्या होगा, ठीक है। अब हमने ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की, यहाँ पर सेव किया, देखिए ये कैसा आया, सिंपल पैराग्राफ में लिखा आया, सिंपल पैराग्राफ में। एक और कैच छूट गया, इंडिया कितना खराब खेल, ये तो कैच था यार, सिंपल कैच था। खैर, तो ये कोई टैग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। बोल्ड में तो पैराग्राफ का और पैराग्राफ में देखिए हेडिंग में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस यही है कि आपका ये पैराग्राफ जो है आपका मतलब सिंपल होता है, वो जो है बोल्ड में आता है, ठीक है, हेडिंग्स जो होती हैं। बहुत गंदा कैच छूटा है, कैच होना चाहिए था ये। तो ये आपका हो गया, फीलिंग बहुत ख़राब की इंडिया ने अभी, वही बैक टू बैक ओवर में, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि अगला टॉपिक क्या है हमारा। तो अगला हेडिंग हो गए, हेडिंग हो गया, हेडिंग हो गया, हेडिंग हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अच्छा, हम एक वीडियो में 10 रखेंगे टोटल, तो अभी कितना हो गया है, चैप्टर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फॉर्मेटिंग तो हम लोग रखेंगे आज, ठीक है। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं, एक वीडियो में 10 रहेंगे। अच्छा, कितना मिनट की बन रही है जरा ये भी देखें हम, तो 32 मिनट की वीडियो बन गई है, बहुत है। तो अगला पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में क्या होता है कि तो पैराग्राफ के बारे में बात, हेडिंग्स हो गई, अब आगे बात करता हूँ पैराग्राफ के। पैराग्राफ में देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। पैराग्राफ का मतलब पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ पी टैग होता है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें और कुछ बताने लायक चीज़ नहीं है सिवाय तो एक चीज़ों की, और HR टैग इसमें होता है, वो पैराग्राफ ही में होता है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। क्या होता है HR टैग? हॉरिजॉन्टल रूल्स। मान लीजिए आपको कोई एक लाइन खींचनी है, ठीक है, बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप HR का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत हल्की सी लाइन यहाँ पे एक आ रही होगी, H1 यहाँ पर, H1 HTML हॉरिजॉन्टल रूल, और ये इमेज के नीचे बीच में एक हल्की सी लाइन है। चलिए हम लोग उस पर चलते हैं। तो दिखाता हूँ मैं है क्या HR, कैसे दिखाई देता है। मैं इसी बीच में एक लगाता हूँ, H3 के बाद में एक लगाता हूँ आपका एक HR लगा देता हूँ, ठीक है। तो HR लगाया, आइए, अरे यार मैंने फिर बंद कर दिया लाइव सर्वर, ये देख सकते हैं, अब आपके यहाँ साफ दिखेगी लाइन, ठीक है। तो ये HR लाइन को भी मतलब कि स्क्रीन नहीं, मतलब कि पेज आपका ब्रेक करने के 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, जितने भी हिस्सों में आप करना चाहते हैं, ब्रेक करने के लिए हम लोग HR टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये HR टैग का इस्तेमाल हो गया। अब लाइन ब्रेक एक है जो मैंने ऑलरेडी बता चुका था, BR का टैग इस्तेमाल करते हैं किसी भी पैराग्राफ को चेंज करने के लिए, वो भी हम कर चुके हैं। हाँ, अब जैसे मान लिया आपको कोई गाना लिखना है, कोई गाना पोस्ट करना है या लिरिक्स पोस्ट करनी है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी आप गाना ले लीजिए, कौन सा गाना दिमाग में आ रहा है सबसे पहले, विदाउट मी अभी आया मेरे दिमाग में, विदाउट मी लिरिक्स, ठीक है। कौन सा, एमिनेम गाया, ठीक है, एमिनेम गाया। अब आप जैसे वेबसाइट खोलिए यहाँ पे अपने eminem.com, और आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पोएम का फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप कैसे करेंगे? अब इसका करने के क्या तरीका हो सकता है? अब जैसे कि आपको लिखने के लिए क्या करेंगे आप करेंगे कि एक मान लिया आपने क्या किया,
हाँ, मान लिया आपने यहाँ पे एक खोला पी टैग और इसमें आपने लिखा, हाँ मैं गाना कॉपी कर लेता हूँ ना सबसे अच्छा। गाना क्या, मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ लेता हूँ, कमेंट्री में आते हैं वहाँ से लेते हैं, कॉपी कर लेंगे हम लोग ये। अबे आजा, ओ भाई अलाउ नहीं कर रहा, हम लोग कहीं और से लेना पड़ेगा। विकिपीडिया, चलिए हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं कोई पेज कोई। अरे भाई साहब कोई तो दे दो यार। न्यूज़ देंगे कोई सा भी, कोई अच्छी न्यूज़ दो यार। ये हम लोगों ने खोली कोई न्यूज़। अरे यार इन लोग क्या हो गया भाई, आज काम नहीं कर रहा। चलो टुडेज क्रिकेट मैच, कॉपी करने दोगे भाई? नहीं देगा कॉपी। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। एक लास्ट चीज अब तो दे देगा, इंडियन क्रिकेट टीम, ये आ गया विकिपीडिया और हमने यहाँ से किया कॉपी, ठीक है। और हमने जा करके इसको पी टैग में जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि इसको क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे मान लिया मुझे एक लाइन दिखाना है कि अच्छा ये आगे लिखा हुआ तो इसको हम लोग टी कर देते हैं, दिखाना है द इंडियन मेंस नेशनल क्रिकेट टीम, ठीक है। यहाँ तक दिखाना है, उसके बाद अगले लाइन चेंज करना है, हम लोग अगर बी टैग ये तो करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिखाना हम लोग को रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, यहाँ पे लाएंगे, उसके बाद कर देंगे बी आर, ठीक है। एक और विकेट चली गिर रही है, मैंने क्लास में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लगाना है ये, यहाँ पे मान लिया लगा दिया बी आर। तो इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आ रहा है आ रहा है, लेकिन आप ये कब तक करते रहेंगे, जिंदगी भर। उससे अच्छा उसी को मतलब आप अब आप जाके ढूंढेंगे पढ़ेंगे, अच्छा इसमें यहाँ लगाना यहाँ लगाना यहाँ लगाना, इतना कितना करेंगे आप, ठीक है। तो उसी से निजात पाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, मतलब बी आर देखिए टैग का इस्तेमाल तो होगा लेकिन थोड़ा एक बेटर वे में, मतलब कि देखिए ये रहा आपका बी आर टैग का इस्तेमाल नहीं होगा, माफ करिए, प्री टैग का इस्तेमाल होगा। उसको करने के लिए क्या है, हम लोग एक नया एक टैग है HTML का, एक एलिमेंट है प्री एलिमेंट, टैग जो है प्री एलिमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें आप मान लीजिए कोई भी कंटेंट आप लिखते हैं, ठीक है, प्री। अब हम गाना एक उठाते हैं, ये गाना क्या उठाए, हाँ गाना नहीं, गाना नहीं, जो अभी हमने लिखा है उसी को करते हैं। जैसे मान लिया हमने ये पैराग्राफ लिखा है ना, अब यहाँ बी आर टैग के जगह यहाँ पर हम लोग एक स्पेस देंगे, अगले लाइन में आएंगे, ठीक है। मान लिया यहाँ तक करना हम लोग को, यहाँ तक करना, यहाँ तक करना, यहाँ तक, ठीक है। इतना हो गया, सेव किया, अपनी वेबसाइट पर आए और देखिए उस फॉर्मेट में लिखा आ गया। तो ये हम लोग इसमें बी आर टैग का इस्तेमाल करना पड़ा नहीं, जरूरत नहीं पड़ा। और देखिए एक अलग से मतलब एकदम अलग फॉन्ट में आया ये, ठीक है। ये आपका हर वर सब जो भी आया, तो ये इसका काम होता है, ये प्री टैग का इस्तेमाल होता है। हम लोग पोएम के फॉर्मेट में लिखना है, कोई किसी गाने के लिरिक्स लिखना है, तो वो उसका हम लोग ये प्री टैग का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ हो गया खत्म। अब हम लोग जाते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है HTML स्टाइल्स। स्टाइल्स के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, देखिए स्टाइल्स मैंने बताया था HTML CSS का ये पार्ट है वैसे, तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ना आपको मिलेगा। तो स्टाइल्स में आपका क्या होता है, स्टाइल्स में आपका काम होता है, क्या किसने पढ़ा, अक्षर पटेल ने पढ़ा फाइनली, चलो अच्छी बात है। स्टाइल्स हम लोग CSS के उसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं करते हैं। तो स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसमें आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज मतलब जो भी डिफाइन करना है, जैसे आपका इसमें हो गया बैकग्राउंड कलर किसी में लगानी है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोग लगाएंगे, इसमें टैग में लगाते हैं, एलिमेंट में लगाते हैं, ठीक है।
और किसी के मान ली उसमें हमको बैकग्राउंड कलर किसी का चेंज करना है, तो हम लोग बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, उसमें जो कलर रखना है वो कलर रखेंगे। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे मान लिया हम लोग इसी में से एक H1 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। H1 एक एलिमेंट है, ठीक है, पूरा एक टैग हो गया, इसमें एलिमेंट है। अब हमने मान लिया यहाँ पे लगाया एक स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट में हमें क्या लगाना है, हमने लगाया बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी होती है, और हमने इसमें दे दिया एक्वा कलर, ठीक है। सेव किया, आइए देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा। हमने देखा कि पूरी पूरी H1 जो है वो हो गई। हाँ, एक चीज़ और, H1 सिर्फ यहाँ तक नहीं है आपका, ये पूरी पूरी लाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ये आपका पूरा पूरा क्या कहता है आपका इसमें ले लिया, आपका पूरा टैग लिया, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, पूरे इसने स्पेस लिया, ठीक है। तो ये आपका H1 पूरा आ गया ब्लू कलर में, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक एट्रीब्यूट का आपने देखा इस्तेमाल कैसे हुआ। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल देख लिया आपने कैसे हुआ। उसी तरीके से अगर हम और देखें टेक्स्ट कलर, अब आपको मान लीजिए कलर टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए आप लगाएंगे यहाँ पर इसमें एक कलर नाम की प्रॉपर्टी। जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, तो फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कलर एक है प्रॉपर्टी, उसका इस्तेमाल करेंगे। और कलर मान लिया हमने इसमें रख दिया ब्लैक, नहीं ब्लैक तो ऑलरेडी है, रेड, ठीक है। आइए देखते हैं रेड कलर हुआ कि नहीं उस ब्लू कलर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में, ये हो गया रेड कलर। तो ये फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट कलर नहीं, कलर सिर्फ यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारे पास आ रही है प्रॉपर्टी है फॉन्ट। तो किसी भी अब उस फॉन्ट का मतलब आपको फॉन्ट चेंज करने के लिए, ठीक है, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, सीएसएस की प्रॉपर्टी है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक और विकेट गिरा, बैक टू बैक विकेट गिरते जा रहे हैं, और मैं जानता हूँ यही होगा पाकिस्तान के साथ, ये नहीं पड़ेगी, बहुत बेकार खेलती है वैसे भी। तो फॉन्ट फैमिली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल करेंगे तो फॉन्ट फैमिली लिखेंगे हम लोग फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब देखिए वैसे कि इसमें VS कोड में ऑलरेडी रिकमेंडेशन दी है, और अगर मान लिया आपके दिमाग में हो या नहीं हो, या फिर आप कहीं उस पर किसी वेबसाइट पे देख लें, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक होता है जिसमें आप ऊपर सेक्शन में बार में ही आपका दिया रहता है कि मतलब अलग अलग फॉन्ट फैमिलीज होती हैं, उसमें काफ़ी सारे आपके फॉन्ट्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप उसका बस यहाँ पे नाम मेंशन कर देंगे तो आपका वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया हम इसमें से कोई एक इस्तेमाल करते हैं, जैसे CGO हम लोग जो भी देख रहे हैं, सेव किया, देखते हैं क्या चेंज हुआ, और देखिए थोड़ा सा फर्क आ गया, ठीक है। तो ये आपका है। तो फॉन्ट चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक। हाँ, अब साइज़ भी बढ़ाना, मान लीजिए हेडिंग से आपके जितने हेडिंग का जो है उसमें मतलब कि आपका काम नहीं बनना, आप कहेंगे थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ी हेडिंग होनी चाहिए, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज़ को बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज़, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए फॉन्ट साइज़। चलिए यूज़ करते हैं, इसी में हम एक ही उसमें यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज़, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन आ रहे हैं, लार्जर मीडियम, हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल से अच्छा हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पिक्सल में या परसेंटेज में हम लोग साइज़ को लेंगे। मान लिया आपको रखना है 100 पिक्सल के साइज़ होना चाहिए, ठीक है, पिक्सल में रहेगा, तो 100 पिक्सल में आप रखेंगे तो आपका कितना बढ़ गया साइज़, देखिए कितना बढ़ गया साइज़, समझ रहे हैं। तो पूरा पूरा टैग इसमें, पूरा पूरा टैग है, पूरा पूरा एलिमेंट आपका 100 पिक्सल में आ गया, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब आते हैं हम लोग अगली प्रॉपर्टी, और कोई सी है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट किस चीज़ के लिए होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट को अलाइन, यानी अब आपको, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है ना पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये क्या है, पूरा पूरा का पूरा टेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में, आप चाहते हैं इसको बीच में आना चाहिए तभी अच्छा लगेगा ना, तो बीच में लाने के लिए आपका क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट अलाइन आपको क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए, आपको चाहिए सेंटर, आपने सेंटर लिखा, सेव किया, और ये आ गया आपका बीचों बीच में, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टीज आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस में आती हैं ये सारी प्रॉपर्टीज, आपकी आती हैं स्टाइल एट्रीब्यूट में, ठीक है। तो अब अच्छा H1 में लिखा, अब यहाँ पे आप जिसमें भी स्टाइल एट्रीब्यूट ये सब डिफाइन करेंगे, सब में वो सब चीज़ हो गया, H2 में करेंगे, P में करेंगे तो P में भी हो जाएगा वो, ठीक है, उसी तरीके से यूज़ करेंगे जैसा होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टाइल वाला भी चैप्टर हो गया कंप्लीट। और लास्ट चैप्टर, आज का जो लास्ट चैप्टर है वो है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग की मतलब यहाँ पे हो गया आपको फॉर्मेट में लिखना, जैसे कि जैसे मान लिया आपको बोल्ड करना है, मान लीजिए कोई कोई
कोई भी टेक्स्ट को या कोई भी हेडिंग को या कोई भी पैराग्राफ को आपको मान लीजिए किसी बोल्ड में या कोई स्पेशल वर्ड को आपको बोल्ड में लिखना है, जैसे होता है ना ये इटैलिक्स में लिखना है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा आपको उसको लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, जैसे इसी पैराग्राफ को, नहीं इसका नहीं, मैं अगला कोई और लेता हूँ पैराग्राफ, और मैं इसमें मान लीजिए आज टीम कौन खेले, पाकिस्तान ना, पाकिस्तान के बारे में मैं लिखता हूँ, पाकिस्तान, ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। तो चलिए पाकिस्तान के बारे में कुछ लिखते हैं। अब आपको मान लिया आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसमें आपको चाहिए कि पाकिस्तान स्टार्टिंग वर्ड जो है ना वो आना चाहिए, नहीं पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आप चाहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक जो है ना ये आपका है बोल्ड में, तो बोल्ड में आप करने के लिए क्या करना है, आप इस्तेमाल करेंगे बी टैग, एक होता है बी टैग। बी टैग ये जो है एंड, ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है, ये इसके दो टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। तो आपने बी टैग के अंदर आपको क्या लिखना है, वो जितना आपको इंक्लूड करना है वहां तक लीजिए और फिर यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। तो आपका जो होगा वो हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा, उतना लेटर जितना आपने उसमें कवर किया। जैसे आगे देखा बोल्ड होगा, बोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये बोल्ड करने के लिए होता है बी टैग। और ये एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, एट्रीब्यूट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कब होगा, जब हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि उसमें भी एक होता है फॉन्ट स्टाइल करके एक आपको प्रॉपर्टी होती है, उसमें आप बोल्ड भी होती है उसमें एक प्रॉपर्टी और इटैलिक्स भी होती है। तो खैर उसके बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी वरना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। एक है स्ट्रॉन्ग टैग, वही सेम होता है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए। इटैलिक टैग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इटैलिक्स में लाने के लिए, इटैलिक्स टेक्स्ट में रखने के लिए हम लोग आई टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसी में अगर हम लोग आगे बढ़े, इज अ कंट्री इन साउथ एशिया, हमारे साउथ एशिया को हम लोग इटैलिक्स में रखना है, लगाएंगे आई, ठीक है। और साउथ एशिया, सॉरी पूरा डिलीट हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं पढ़ना ना, नहीं छोटा नहीं पड़ेगा। तो इटैलिक्स में आपने लिख दिया, सेव किया, चेंज किया, यहाँ देखा और ये आ गया आपका इटैलिक्स में, देख रहे हैं आप, इतना सही से जितना आपने सिर्फ आई टैग में लिखा उतना हिस्सा आ गया आपका इटैलिक्स में। तो आई टैग का इस्तेमाल इटैलिक्स में करने के लिए होता है। अगला क्या है, एम्फेसाइज टैग, वही उसके लिए जैसे बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग भी साथ में था, एम्फेसाइज भी इस्तेमाल वही इटैलिक्स के लिए ही होता है। हाँ अगला है मार्क टैग, मतलब जितना भी आपने देखोगे ना लिखने में सब आपके इसमें प्रॉपर्टीज सारे के सारे एलिमेंट्स आपके यहाँ पर। मार्क करने के लिए क्या होता है, हाईलाइट करने के लिए होता है, ठीक है। जैसे मान लिए इट इज द फिफ्थ मोस्ट, ठीक है, फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री, मान इसको आपको पूरे में उसमें उसमें आपको लिखना है, आप लिखेंगे हाईलाइट करना है, तो मार्क कर लिया आपने, मार्क के अंदर आप वही सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, तो फिफ्थ को सिर्फ आ लिया, फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस तक यहाँ तक आपको मान लिया करना है। इसमें आपने सेव किया, टैग चेंज किया और आपने देखा कि उतनी चीज़ हाईलाइट हो गई, देख सकते हैं आप यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है, ठीक है। और कौन सा है, और कौन सा है भाई आपका, उसके बाद आपका है स्मॉल टैग। स्मॉल किस लिए होता है, मान लिया कोई टेक्स्ट को आपको एकदम छोटा दिखाना है, ठीक है, उतना पर्टिकुलर वर्ड को छोटा आपको रखना है ना, कोई पैराग्राफ है आप उसको छोटा रखने के लिए, विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 241 मिलियन, ठीक है, मान लीजिए 241 और मिलियन को आपको छोटा दिखाना है, तो आप क्या यूज करेंगे, अरे स्मॉल टैग का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। मिलियन को आपने छोटा करना, वहाँ बंद किया, सेव किया, चेंज किया और आपने देखा कि स्मॉल जो है मिलियन, देखिए अब कितना छोटा सा हो गया, ठीक है। तो मिलियन आपका छोटा हो गया, तो ये हो गया आपका काम। अच्छा अब आगे नेक्स्ट कौन सा फॉर्मेट है, डिलीट करना है, मान लीजिए कोई टेक्स्ट आपको डिलीट करना है, सॉरी डिलीट करने का मतलब काट, कैसे दिखाऊं, चलिए दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा डायरेक्ट मैं क्या बोलूँ, कैसे बताऊँ। मान ली जैसे होता है ना कभी कभी वो आप ओवर राइट करने के लिए आप काटते एक लाइन खींचते ना किसी कॉपी में, हालांकि ये सब लैपटॉप का काम नहीं होता, ये सब मतलब कि आप कॉपी में होता है, डिलीट काम होना चाहिए, इसमें नहीं होता। जैसे हमारी सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ एज ऑफ 2023, मान ली 2023 गलत डेटा है आपका, 2025 आ गया, 2025 आप लिखना था लेकिन ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको बस दिखाना है वहाँ पे कट लगाना, कट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, डेल, ठीक है।
और डेल टैग के अंदर आपको जितना काटना है वो आप काट के लिख सकते, वो काट देंगे। सेव किया, चेंज किया और आप देखेंगे यहाँ पे 2023 जो है वो कट गया। ठीक है, तो इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, या फिर कहिए इस्तेमाल होता ही नहीं है। मतलब इसका क्या ही है यार, अगर कुछ तुम्हें काटना ही था और कुछ उसके बदले कुछ और लिखना है तो तुम यहीं से चेंज करवा दो। ठीक है, तो ये है। ठीक है, और अगला क्या है, अगला है हमारे पास INS, इंसर्टेड टेक्स्ट जिसे कहते हैं। INS का क्या है, INS का होता है अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए, मान लीजिए आपको इंसर्ट करना है इस्लामाबाद, आपको अंडरलाइन करना है, देखिए INS, ये देखिए अंडरलाइन हुआ, ये रहा इस्लामाबाद इंसर्ट कर लिया गया, यानी अंडरलाइन किया गया, हाईलाइट किया गया तरीके से। अगला है सबस्क्रिप्ट और बचा है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का क्या काम है, सबस्क्रिप्ट मतलब कि कोई भी चीज पावर में लाने के, जैसे मान लिया आपका होता है 2 की पावर 2, पावर में लगाने के लिए आप क्या कैसे लिखेंगे, तो उसका जैसे मान लिया हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, जैसे मान लिया हम लोग ने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने माने सेव किया, आप पावर में तो लगा नहीं, तो कैसे शो करेगा यहाँ पर, ठीक है 22 इज इक्वल टू 4 दिखा रहा है। ठीक है, अब उसको आपको हमारे 2 को भेजना है पावर में, तो आप क्या लिखेंगे, आप यूज करेंगे कौन से एलिमेंट का, सब स्क्रिप्ट एलिमेंट का। अब आया, और अब यहाँ देख सकते ओ सब, ओ सॉरी उल्टा मैंने बता दिया, सुपर स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर जाने के लिए, सुपरमैन की तरह समझ लीजिए, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ तो इस तरह याद रखता हूँ। देखिए 2 की पावर में लग गया 2, तो सुपर स्क्रिप्ट का मैं इस्तेमाल करूँ, और सब स्क्रिप्ट में आने के, जैसे मान लिया आपको H2O लिखना है, ठीक है H2O, तो अरे 0 हो गया H2O। ठीक है, तब ये तो हो गया नहीं, तो सुपर स्क्रिप्ट में सब स्क्रिप्ट कैसे करेंगे, सब लगाएंगे, सब, ये आ गया आपका H2O। ठीक है, तो ये सब काम आपका होता है ये फॉर्मेट के लिए, मतलब कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है, मतलब जनरली आपको पैराग्राफ में ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इतना लंबा पैराग्राफ वेबसाइट में लिखने के लिए कभी होता नहीं है, काम नहीं होता। तो ये कैसे यूज़ किया इसने, ये सब दिखा दिया है आपका। और इसी के साथ हमारा आज का जो चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। तो कोटेशन वोटेशन अगले 10 हम लोग पढ़ेंगे अगले उसमें, तो तब तक के लिए बाय बाय।